मासूम का रेप और मर्डर, पत्थर से कुचला, कुत्ते खा गए हाथ और पैर। गृह मंत्री के बंगले के पास मिली लाश, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। आखिर रेपिस्ट और मर्डर करने वाला है कौन? हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट महेश स्वामी। भोपाल क्राइम फाइल में आज जाने हम एक मासूम बच्ची का पहले रेप किया जाता है, फिर उसको मर्डर करके और पत्थर से उसका सर कुचल दिया जाता है। वह एक सर्द दोपहर थी। भोपाल में सर्दियों की विदाई का समय था, लेकिन शाम में अभी भी सी हिरण पैदा कर रही थी। सूरज ढलने की ठंडी हवाएं और जोर पकड़ने लगती थी। ऐसी एक ढलती शाम को शहर के सबसे पौष और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके टीटी नगर के पुलिस थाने की घंटी गनगनाई। फोन करने वाले की आवाज में घबराहट थी। सर, मैं दशहरा मैदान के पास से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि सड़क के किनारे कुत्ता एक छोटे बच्चे का हाथ मुंह में दबाकर ले जा रहा है। यह पता सुनते ही कॉल अटेंड करने वाले पुलिस वालों के शरीर में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। 45 बंगला, ये तो वीआईपी इलाका था। यहीं पर उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का बंगला था। गृह मंत्री के बंगले के पास लाश। यह विचार कि किसी भी पुलिस कर्मी के होश उड़ाने के लिए काफी था। फोन कटने की कुछ ही मिनट के भीतर पुलिस की गाड़ियां सायरन के साथ में गृह मंत्री के बंगले के पास पहुंचने लगी। सिपाहियों ने बताया, यह तो बहुत ही चर्चित जगह है, यह तो गृह मंत्री का बंगला है। बंगले के पास ही झाड़ियों में एक बच्ची की लाश पड़ी थी। मामला बेहद हाई प्रोफाइल था। उस समय उमा शंकर गुप्ता प्रदेश के गृह मंत्री थे। पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और खाकी वर्दी के मुखिया, जिनके बंगले पर 24 घंटे सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता हो, उनके बंगले के पास झाड़ियों में एक बच्चे का शव मिलना हर किसी के लिए चौंकाने वाली और शर्मनाक बात थी। थोड़ी देर में टीटी नगर थाना का पूरा मौके पे मौजूद, आईजी, डीआईजी, सारे अफसर वहीं मौके पे मौजूद। लाश का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डीजीपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा, 45 बंगले जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में हत्या हो जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। थोड़ी देर में डीआईजी, आईजी और टीटी नगर का सारा स्टाफ मौके पर मौजूद था, लेकिन अब सब एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे कि इस मामले की जो गाज है वो किस पे गिरने वाली है। लाश का पंचनामा बनाया गया, लेकिन उसका चेहरा पहचानना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पूरी तरह से वो कुचला गया था। तभी एक कांस्टेबल ने डीआईजी श्रीनिवास वर्मा को बताया कि कल रात एक दंपत्ति आए थे थाने में। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है वो मेले घूमने गई हुई थी, लेकिन देर रात तक बहुत ढूंढने के बावजूद वो नहीं घर पे आई, ना वो उनको मिली। मौके पर मौजूद हर अफसर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हर कोई सोच रहा था कि इस मामले की गाज किस किस पर गिरेगी। कुछ ही देर में मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे खुद मौके पर पहुंचे। तमाम एक्सपर्ट अपनी जांच में लगे थे, लेकिन अभी तक यह भी नहीं साफ हो पा रहा था कि बच्ची की हत्या यहीं की गई है या कहीं से और मारकर फेंका गया है। लाश का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डीजीपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा, 45 बंगले जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में हत्या हो जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। फोर्स के सबसे बेहतरीन अधिकारियों को इसकी जाँच में लगाओ। सभी को अलर्ट कर दो। इस मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से जाँच होनी चाहिए। पुलिस के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती लाश की पहचान कराना था। चेहरा इतना बुरी तरह कुचला हुआ था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। सबको देखकर बस इतना अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह किसी छोटी बच्ची का है, जिसकी उम्र करीब 7 से 8 साल रही होगी। कुत्तों ने हाथ पे भी नोचे थे। शरीर पर एक फ्रॉक के अलावा ऐसा कोई निशान या गहना नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। इसी बीच कुछ पुलिस कर्मियों का ध्यान एक रात पहले थाने आए गए परेशान दंपत्ति पर गया। नाइट शिफ्ट में तैनात स्टाफ ने डीआईजी श्रीनिवास वर्मा को बताया, सर, कल रात दशहरा मैदान के पास की झुग्गी में रहने वाला एक आदमी और उसकी पत्नी थाने आए थे। दोनों बहुत चिंता में थे। दंपति ने बताया था, हमारी झुग्गी मैदान के पास ही है। मैदान में मेला लगा हुआ है। हमारी दोनों बेटियां अक्सर वहां घूमने चली जाती है। आज शाम जब हम काम से लौटे तो 8 साल की बेटी घर पर नहीं थी। हमें लगा कि मेला घूमने गई होगी, आ जाएगी, लेकिन जब देर रात तक वह वापस नहीं आई तो हमने उसे खोजना शुरू किया। पड़ोस में पूछताछ की, फिर पूरा मेला छान मारा। बाजार में भी पूछा, लेकिन हमारी बेटी कहीं नहीं मिली। अब तो सारा बाजार और मेला भी बंद हो गया है और बेटी अब तक घर नहीं आई। आप उसे ढूंढ दो साहब। पुलिस ने उस समय गुमशुदगी दर्ज कर वायरलेस प्रेमिसेस प्रसारित किया था और माता पिता के साथ एक हवलदार को भेजकर आसपास पूछताछ भी करवाई थी, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला था। झाड़ियों में मिली लाश का हुलिया और उम्र उसी गुमशुदा बच्ची से मिल रहा था। पुलिस ने तुरंत उस दंपत्ति को बुलवाया। कुछ ही देर में एक 1.5 उम्र का पुरुष और एक महिला कांपते हुए पुलिस के सामने खड़े थे। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस उन्हें शव दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर सकी।
पुलिस ने बच्ची के शरीर पर मिली फ्रॉक उन्हें दिखाई। दंपति ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही कोई उसे पैसे का लेन देन है। वे बस मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। ये उनकी बेटी थी। उसकी एक छोटी बहन भी है जो 6 साल की है। जब वे दोनों काम पर जाते थे तो बड़ी बेटी छोटी बेटी को संभालती थी। वह अपनी छोटी बेटी के साथ साय की तरह रहती थी और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मामले की जांच का जिम्मा तत्कालीन थाना प्रभारी और अब रिटायर्ड डीएसपी सुबोध तोमर को सौंपा गया। तोमर बताते हैं, उस समय मैं पिपलानी थाने में पोस्टेड था, लेकिन मैं पहले टीटी नगर में टीआई रह चुका था। मुझे उस इलाके का चप्पा चप्पा पता था। डीआईजी साहब ने कहा, तोमर तुम इस मामले की जांच करो। तोमर बताते हैं कि परिवार और पूरे इलाके में पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत को लेकर जनता में भारी गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतरने लगे थे, कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था। एक तरफ जनता का गुस्सा था तो दूसरी तरफ अधिकारियों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। डीआईजी और एसपी ने थाने के पास ही एसपी ऑफिस में कैंप लगा लिया था। वे हर आधे घंटे में तोमर को बुलाते और पूछते क्या अपडेट है। पुलिस टीम मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर तकनीक से जुड़ी हर तरकीब आजमा चुकी थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पूरा दारोमदार उस पारंपरिक पुलिसिंग पर आ गया था जो सालों पहले हुआ करती थी। तब तोमर ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने माता पिता से बच्ची की तस्वीर ली और अपनी टीम के साथ दशहरा मैदान में मेले में पहुंच गए। उन्होंने एक एक दुकानदार, हर झूले वाले और हर स्टॉल वाले के पास जाकर बच्ची की तस्वीर दिखाकर पूछना शुरू किया। मेले में घूम घूम कर पड़ताल करने की यह तरकीब काम करती दिखी। घंटों की मशक्कत के बाद एक झूले वाले ने तस्वीर को पहचान लिया। उसने बताया, हाँ ये बच्ची तो कल यहाँ आई थी। इस एक सुराग ने पुलिस अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी। जांच अब एक नए मोड़ पर आज खड़ी हुई थी। अब जानिए आगे क्या होता है। क्या पुलिस पता लगा पाती है या नहीं? पुलिस वाले ने झूले वाले के बयान के आधार पर एक पेशेवर आर्टिस्ट से संदिग्ध का स्केच बनवाया। यह स्केच जैसे ही बच्ची के माता पिता को दिखाया गया, वे चौंक पड़े। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो नंद किशोर है। नंद किशोर तांबोली, ये पास में ही रहता है और हमारे घर इसका आना जाना भी है। अब पुलिस के हाथ में सिर्फ एक स्केच नहीं बल्कि एक नाम और एक चेहरा था। मामले की जाँच को अंजाम तक पहुँचाने वाले रिटायर्ड डीएसपी सुबोध तोमर बताते हैं, जैसे ही हमें संदिग्ध का नाम पता चला, हमारी टीमों ने नंद किशोर को तलाशना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक टीम ने खबर दी कि ये सूलिये से मिलता जुलता एक आदमी डिपो चौराहा की शराब की दुकान में बैठा है। नंद किशोर को जब उस पर लगे आरोपों के बारे में बताया गया तो उसने जवाब दिए। उससे पुलिस अधिकारियों के माथे पर भी बल आ गए। वह एक शातिर अपराधी की तरह बोला, मैं शराब पी रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? शराब ठेके सरकार ही खुलवाई है और कल रात में अपनी पत्नी के साथ घर पर ही था। वह अपने बयानों पर अड़ा रहा। पुलिस ने सख्ती भी की लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब सच्चाई उगलवाने और अन्य जघन्य अपराध को साबित करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर थी। पुलिस बताते हैं, इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया अभूतपूर्व तेजी से चल रही थी। एक सिपाही कोई सैंपल लेकर एफएसएल जाता तो 2 घंटे के अंदर हाथों हाथ रिपोर्ट वापस आ जाती। इसी क्रम में आरोपी नंद किशोर के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट के पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग दिया गया। रिपोर्ट में पता चला कि नंद किशोर के अंडरवेयर पर स्पर्म सहित कुछ तरल पदार्थ के दाग थे। जब नंद किशोर से इस बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत अपना पहले से तैयार जवाब दिया। पुलिस ने नंद किशोर की पत्नी से पूछताछ के लिए बुलाया। 2 महिला अधिकारियों ने उससे विस्तार में पूछताछ की। नंद किशोर की पत्नी को यह नहीं पता था कि पति उसे अपनी डाल बना रहा है। जब उसने पूछा गया तो उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, नहीं, पिछले 2-3 दिन से हमारे बीच कोई संबंध नहीं बने। पत्नी के इस बयान ने नंद किशोर के झुट्टे को सामने ला दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, तस्वीर साफ होती जा रही थी, लेकिन चुनौती अब भी बड़ी थी इसे कानून रूप से साबित करना, क्योंकि पुलिस थाने में दिए गए बयानों की कोर्ट में कोई प्रामाणिकता नहीं होती। अब पुलिस ने आखिरी और सबसे निर्णायक दांव खेला। नंद किशोर के कपड़ों पर मिले स्पर्म के सैंपल, उसकी पत्नी के सैंपल और पीड़ित का शरीर से मिले सैंपल, तीनों को डीएनए मैचिंग के लिए भेजा। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।
अब कहानी पूरी तरह साफ थी। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट नंद किशोर के सामने रखते हुए सख्ती की तो इस बार वह टूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अपना घिनौना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अक्सर बच्ची के घर आया जाया करता था। उस शाम भी वह घर गया था। उसने छोटी बहन को घर पर ही छोड़ा और 8 साल की बड़ी बहन को मेला घुमाने के बहाने अपनी गोद में उठा लिया। मेले में घूमते घूमते अंधेरा हो गया और इसी बीच उसकी नीयत खराब हो गई। मासूम बच्ची उसकी शैतानी नीयत से अनजान उस पर विश्वास किए उसकी गोद में बैठी रही। नंद किशोर उसे लेकर घर लौटने के बजाय यहाँ वहाँ बटने लगा। मैदान से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर वह बच्ची को झाड़ियों में ले गया और उसके साथ रेप किया। बच्ची बुरी तरह छटपटा रही थी और रो रही थी। नंद किशोर को लगा कि अगर वह बच गई तो घर जाकर सबको बता देगी। पकड़े जाने के डर से उसने अपने हाथों से बच्ची का गला दबा दिया। कुछ ही मिनट में उस मासूम की सांसें थम गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसका फर्स्ट ट्रायल चलाया। झूले वाले से लेकर पीड़िता के माता पिता और जांच अधिकारियों तक सभी के बयान दर्ज हुए। सबसे खास गई थी पीड़ित की 6 साल की छोटी बहन। बहुत छोटी थी, इसलिए आरोपी की पुष्टि के लिए कोर्ट में पहचान परेड कराई गई। 4-5 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया, जिनके बीच नंद किशोर भी था। वह छोटी बच्ची को लाया गया और पूछा गया दीदी को कौन लेकर गया, तो उसने बिना एक पल की झिझक के नंद किशोर की ओर अपनी नन्ही उंगली उठाकर पहचान की। उसने कहा उस दिन ये अंकल दीदी को लेकर गए थे। एक मासूम की इस गवाही ने ताबूत में आखिरी कील का काम किया।